नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन तो 10-12 होता है, लेकिन मैं हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये CGPSC हो या CG व्यापम, इनके द्वारा जो भी परीक्षाएं ली जाती हैं, उन परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप इस श्रृंखला को कंटिन्यू देखा करिएगा। रोज सुबह 7 बजे वीडियो आपको जो है मिल जाएगा। चलिए हम लोग जो है सीधा क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आज जो मैंने लिया है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। वर्तमान सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित गांवों तक बुनियादी सुविधाएं एवं जन कल्याणकारी परियोजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने हेतु कौन सी योजना संचालित की जा रही है। तो अभी की हमारी जो सरकार है, इनके द्वारा कोई योजना है जो चलाई जा रही है, कैसे क्षेत्रों के लिए भाई? तो पहला ध्यान रखना है, नक्सल प्रभावित गांव, नक्सल प्रभावित जो गांव है उन तक बुनियादी सुविधाएं। बुनियादी सुविधाएं जब भी बोला जाए तो उसके अंतर्गत क्या आएगा? बुनियादी सुविधाएं मतलब भाई पानी हो गया, सड़क हो गया, चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, ठीक। इसके अलावा जो राशन हो गया, ये सब चीजें क्या है? बुनियादी सुविधाएं। भाई सबसे पहले तो सड़क, पानी, भोजन, ये चीजें चाहिए होंगी ना, चिकित्सा चाहिए होगा, ठीक। तो ये तमाम बुनियादी सुविधाएं एवं जन कल्याणकारी परियोजना, ठीक। जन कल्याणकारी परियोजना मतलब जैसे अभी हमारी जो छत्तीसगढ़ सरकार की जो सबसे फेमस जो योजना है, महतारी वंदन योजना हो गया, समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जा रहा है, और भी काफी सारी योजनाएं हैं। तो ऐसी कल्याणकारी परियोजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने हेतु, ठीक, मतलब नक्सल प्रभावित गांवों तक जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जन कल्याणकारी परियोजनाएं हैं, वो पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसी चीजें वहां तक पहुंच सके, इसको सुनिश्चित करने हेतु कोई योजना संचालित की जा रही है, तो उसका आपको नाम बताना है, ठीक है। तो पहला दिया हुआ है नियत नेतानार योजना। नेतानार एक गांव का नाम है, ध्यान रखना, आगे मैं बताऊंगा। उसके बाद दिया है मावा मोदल योजना, नियद नेल्लानार योजना, मुख्यमंत्री ग्राम स्वराज योजना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नियद नेल्लानार योजना। नियद नेल्लानार योजना, नेल्लानार जो है एक गांव है, और इसी गांव से इस योजना की शुरुआत की गई थी। क्या है ये योजना? तो नियद नेल्लानार, इस शब्द को पहले समझते हैं। इसका मतलब होता है आपका अच्छा गांव, आपका अच्छा गांव योजना। नियद नेल्लानार का मतलब होता है आपका अच्छा गांव योजना। तो इस योजना के तहत क्या किया जा रहा है? नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, जो नक्सल प्रभावित गांव है, ठीक, तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो भी सुरक्षा कर्मियों के जो कैंप हैं, चाहे वो CRPF हो, चाहे वो अपना स्टेट फोर्स के कैंप हो, जो भी सुरक्षा बलों के जो कैंप हैं, उसके आसपास के 5 किलोमीटर दायरे में आने वाले समस्त गांवों में, क्योंकि अब भाई सुरक्षा बलों का कैंप है, मतलब वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। तो सुरक्षा बलों के कैंप के 5 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले समस्त गांव इस योजना के अंतर्गत आएंगे, और उन गांवों में बुनियादी सुविधाएं और जन कल्याणकारी परियोजनाओं का लाभ सुनिश्चित करवाया जाएगा। देखिए क्या होता है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अगर पूरी तरह से नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो बुनियादी सुविधाएं वहां तक पहुंच नहीं पाएगी, जन कल्याणकारी परियोजनाएं वहां तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि कोई भी जो कर्मचारी है वो वहां जाना नहीं चाहेगा, ठीक। वहीं अगर आसपास अगर कोई सुरक्षा बल का कैंप होगा, CRPF कैंप होगा, अब वो सुनिश्चित कर रहा है कि भाई हम यहाँ पर इस परियोजनाओं को जो शुरू करेंगे, वो सुरक्षा की गारंटी दे रहा है, तो जो कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारी हों, दूसरे विभाग से जुड़े कर्मचारी हों, तो वो वहां जाने में अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, ठीक। तो इसलिए जो है इस योजना को शुरू किया गया है कि कम से कम सुरक्षा कैंपों के आसपास के जो गांव हैं, पहले उन तक बुनियादी सुविधाएं पहुंच जाए, फिर इसके बाद इसका जो दायरा है बढ़ाया जाएगा, ठीक। तो नियत नेल्लानार योजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि नक्सल वाद से संबंधित ये योजना है, ध्यान रखना। मावा मोदल योजना की अगर बात करें, मैंने पीछे किसी वीडियो में बताया था, मावा मोदल योजना जो कि कांकेर जिले में संचालित है, और इस योजना के तहत नक्सल प्रभावित छात्रों को निशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाया जा रहा है, ताकि वो CGPSC, CG व्यापम जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर सके, ठीक। तो नक्सल प्रभावित बच्चों को कांकेर में निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई। योजना का नाम है मावा मोदल योजना। अब आते हैं नेतानार पर। तो भाई नेतानार जो है बस्तर जिले का एक गांव है, और नेतानार में
जो हमारे बस्तर के जो भूमकाल विद्रोह के नायक थे ना, शहीद गुंडा, सॉरी, वीर गुंडाधुर, शहीद नहीं कहेंगे उन्हें, वीर गुंडाधुर, तो ये इनका गांव था, जन्मस्थली थी नेतानार। ठीक, ध्यान रखना, शहीद इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वीर गुंडाधुर जो है वो भूमिगत हो गए थे, मतलब अंग्रेज उनको कभी पकड़ ही नहीं सके थे। ठीक है, चलिए ध्यान रखना, नियत नेल्लानार योजना, मावा मोदल योजना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से सम्मानित ग्राम पंचायत हरदी भाटा ग्राम पंचायत किस जिले में स्थित है? तो देखो, जो केंद्र सरकार है ना, इस तरह के पुरस्कार देती रहती है, तो इस तरह का कोई भी पुरस्कार अगर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में किसी को भी प्राप्त हुआ है, किसी गांव को, किसी जनपद को, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाला जो गांव है हरदी भाटा ग्राम पंचायत, भाई ये कहां पर है? तो ध्यान रखना, धमतरी जिले का ये गांव है। बाकी आपको हरदी भाटा भी याद रखना है कि भाई इसको जो है पंचायत पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हीरालाल काव्योपाध्याय द्वारा लिखित छत्तीसगढ़ी व्याकरण का प्रथम संशोधित संस्करण किसने प्रकाशित करवाया था? इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि हीरालाल काव्योपाध्याय, जिनको हमारे छत्तीसगढ़ का व्याकरणाचार्य, छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहा जाता है ना, ठीक, छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहा जाता है हीरालाल काव्योपाध्याय जी को, जिन्होंने छत्तीसगढ़ी का पहला व्याकरण लिखा था। छत्तीसगढ़ी व्याकरण इन्होंने लिखा था लगभग 1885 के आसपास में इन्होंने जो है इस व्याकरण को लिखा था, छत्तीसगढ़ी व्याकरण को। ठीक है, और फिर ये प्रकाशित भी हुआ था लगभग 1990 में। ये जो है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, इसकी सहायता से जो है इसको प्रकाशित भी करवाया गया था। जॉर्ज ग्रियर्सन, इसने काफ़ी हेल्प की थी। जॉर्ज ग्रियर्सन जो कि एक भाषा शास्त्री थे, ठीक, लैंग्वेज एक्सपर्ट। ठीक, तो भाषा शास्त्री जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1890 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से जो है इसको प्रकाशित करवाया था। ठीक, और ये अंग्रेजी में प्रकाशित करवाया गया था। ठीक है, ध्यान रखना, अ ग्रामर दी छत्तीसगढ़ी, क्या है, चलिए इसको छोड़िए, मैंने शायद यहाँ गलत लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो जॉर्ज ग्रियर्सन की सहायता से इसको जो है 1890 में अंग्रेजी भाषा में भी प्रकाशित करवाया गया था। ठीक है, ध्यान रखना, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित करवाया गया, इसने काफ़ी हेल्प की थी। ठीक, लिखा कब था? 1885 में, मतलब जो पांडुलिपि है ना वो 1885 की है, और पहली बार प्रकाशित कब हुआ? तो 1890 में प्रकाशित हुआ था। ठीक ठीक, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ प्रश्न पर आते हैं कि भाई संशोधित संस्करण किसने प्रकाशित किया था? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखना। मेरे ख्याल से नहीं पूछा गया है ये कि भाई ऐसा संशोधित प्रकाशन किसने करवाया था। तो 1929 में, ठीक, 1929 में इसका छत्तीसगढ़ी व्याकरण का प्रथम संशोधित संस्करण प्रकाशित करवाया था। किसने? तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने। ध्यान रखेंगे, 1929 में संशोधित संस्करण प्रकाशित करवाया था। पहला कब प्रकाशित हुआ था? 1890 में। लिख करके कब तैयार किया भाई? 1885 में। ठीक है, तो पहला संशोधित संस्करण 1929 में पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी के द्वारा। अगला है, राजनांदगांव स्थित त्रिवेणी स्मारक से संबंधित कौन नहीं है? तो भाई राजनांदगांव अगर आप जाएंगे तो वहां आपको एक त्रिवेणी स्मारक देखने को मिलेगी, जहां पर 3 व्यक्तियों का जो है वो से संबंधित स्मारक है। तो इससे कौन संबंधित नहीं है? तो देखिएगा, यहां पर आप लोग आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो यहां पर जो बलदेव प्रसाद मिश्र है, पदमलाल पुन्नालाल बख्शी, गजानन माधव मुक्तिबोध, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, तो इनमें से ये जो 3 हैं, इनका संबंध है त्रिवेणी स्मारक से। बलदेव प्रसाद मिश्र, पदमलाल पुन्नालाल बख्शी, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी का इससे संबंध नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि ये जो त्रिवेणी स्मारक है, जो ये तीनों साहित्यकार हैं, ये ध्यान रखना, बलदेव प्रसाद मिश्र, पदमलाल पुन्नालाल बख्शी, गजानन माधव मुक्तिबोध, ये तीनों क्या है? साहित्यकार है। थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग जिक्र कर लेते हैं। बलदेव प्रसाद मिश्र, इनके बारे में ध्यान रखना, राजनांदगांव से ये संबंधित थे, और ये एक साहित्यकार थे, एक न्यायविद थे, ठीक, वकील भी रहे होंगे। ठीक, उसके बाद लोक सेवक, मतलब कि पब्लिक सर्वेंट, या सीधा हम बोले जैसे अभी हम लोग पीएससी यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो कुछ उस टाइप के ये अधिकारी भी थे, लोक सेवक। ठीक, तो साहित्यकार, न्यायविद, लोक सेवक। ठीक है, ध्यान रखना, इनके संबंध में
कि इन्होंने काफी समय तक रायगढ़ रियासत, उस समय रायगढ़ रियासत हुआ करता था, तो रायगढ़ रियासत में अलग अलग पदों पर इन्होंने काफी लंबे समय तक काम किया। लगभग लगभग 1923 से 1940 तक ये रायगढ़ रियासत में विभिन्न पदों पर थे। वहां पर न्यायाधीश के पद पर थे, फिर उसके बाद नायब दीवान के रूप में वहां उन्होंने काम किया और बाद में रायगढ़ के दीवान भी नियुक्त हुए। ध्यान रखना, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन रायगढ़ में न्यायाधीश थे, रायगढ़ में नायब दीवान थे या फिर रायगढ़ के दीवान थे। तो ध्यान रखेंगे बलदेव प्रसाद मिश्र ये जो है रायगढ़ में दीवान वगैरह रहे हैं, तो काफी समय तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी। ठीक, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इन्होंने जो है खरसिया, राजनांदगांव और रायपुर के नगर पालिका में भी अपनी सेवाएं दी है। ठीक है, नगर पालिका में भी। ठीक, ध्यान रखेंगे बलदेव प्रसाद मिश्र जी के बारे में। अब बात करते हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी भाई ये भी एक साहित्यकार थे और खैरागढ़ से इनका संबंध है। ठीक, अब आते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध के संबंध में ध्यान रखना, इनका जो जन्म स्थली था या मूल ये कहाँ के थे, तो ग्वालियर के थे। ठीक, ग्वालियर के थे, लेकिन ये जो है ना जो राजनांदगांव में जो दिग्विजय महाविद्यालय है वहां पर काफी समय तक इन्होंने अध्यापन का कार्य करवाया था। ठीक, अध्यापन का कार्य किया था, करवाया नहीं था, अध्यापन का कार्य किया था गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है चांद का मुंह टेढ़ा, ठीक, गजानन माधव मुक्तिबोध जी का। तो ये जो तीनों जने थे ना, बलदेव प्रसाद मिश्र, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, गजानन माधव मुक्तिबोध, तीनों जन राजनांदगांव में मिलते हैं और तीनों साहित्यकार थे और तीनों मिलकर के राजनांदगांव में इन्होंने साहित्य साधना की और इनके स्मृति में वहां पर त्रिवेणी स्मारक स्थापित किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इन तीनों के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आभूषण गला में पहनते हैं? तो भाई ये जो टॉपिक है आभूषण, आपको पूरा रटना होगा कि भाई सिर में क्या पहना जाता है, कान में क्या पहना जाता है, माथे में क्या लगाते हैं, नाक में क्या पहनते हैं, गले में क्या पहनते हैं। ठीक, नीचे पांव की उंगलियों तक आपको जाना होगा डिटेल में। ठीक, ऐंठी की बात करें तो ऐंठी एक प्रकार का पायल होता है मेरे ख्याल से, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, हाँ पायल ही होता है मेरे ख्याल से। नांग मोरी, नांग मोरी जो है ये बाजू में पहना जाता है, बाह में। ठीक, नांग मतलब नाग, नाग जैसा वो कुछ बना हुआ होता है, नाग के सिर के जैसा। ठीक, सुतिया ये गला में पहना जाता है, ये आपका आंसर है। तरकी ये कान में पहना जाता है। ठीक, तो इस तरह से आपको जो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रांत एवं बरार के प्रथम निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? मध्य प्रांत एवं बरार, तो देखिएगा हमारा छत्तीसगढ़ ब्रिटिश काल में मध्य प्रांत एवं बरार के अंतर्गत आता था ना। ठीक, तो देखिएगा होता क्या है कि 1937 में, अच्छा पहले मैं बता देता हूँ, 1935 में भारत शासन अधिनियम आया जिसमें यह तय किया गया कि भाई प्रांतों में जो है विधानसभा की स्थापना की जाएगी, मुख्यमंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा, मुख्यमंत्री ही वो पद होता था लेकिन उसको नाम दिया गया था प्राइम मिनिस्टर अथवा प्रधानमंत्री। ठीक, एक्चुअल में आज के वो मुख्यमंत्री जैसा होता था लेकिन नाम क्या होता था उसका, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो 1935 के अधिनियम में ये प्रावधान किया गया और 1937 में इसके लिए निर्वाचन हुआ। ठीक, चुनाव हुआ। ठीक, तो 1937 में चुनाव हुआ, तो निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे ये पूछ रहा है ना, तो यहां पर आपको बताना है निर्वाचित प्रधानमंत्री। अच्छा, इससे पहले भी वहां पर जो है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री टाइप का पद होता था। तो पहले जो है ई राघवेंद्र राव, इन्होंने जो है मध्य प्रांत के गवर्नर और वहां की प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। ठीक, वो द्वैध शासन के काल में, और ये निर्वाचित नहीं थे, ध्यान रखना। उस समय जो द्वैध शासन चलता था, हालांकि वो भी निर्वाचित थे लेकिन एक्चुअल में वो मुख्यमंत्री उस टाइप का निर्वाचन नहीं था जो 1937 वाला। ठीक, तो ई राघवेंद्र राव तो थे ही, ठीक, द्वैध शासन काल में, लेकिन जो 1937 के चुनाव के आधार पर निर्वाचित होकर के पहले प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति का नाम आपको बताना है। अब यहां पर आप लोग जो है आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो यहां नाम दिया हुआ है BN खरे, NB खरे, पंडित रविशंकर शुक्ल। तो यहां आपका आंसर होगा NB खरे, जिनका पूरा नाम है नारायण भास्कर खरे। नारायण भास्कर खरे, ध्यान रखना नारायण भास्कर खरे, जो कि इनकी जो सरकार है लगभग लगभग मोटा मोटी 1 साल चली या उससे भी कम चली। इनकी सरकार गिर जाती है,
फिर पंडित रविशंकर शुक्ल जी को सरकार बनाने का मौका मिलता है। पंडित रविशंकर शुक्ल जी मध्य प्रांत के दूसरे प्रधानमंत्री अर्थात मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। एनबी खरे के संबंध में एक और चीज ध्यान रखना, जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई, नाथूराम गोडसे ने जब हत्या कर दी, तो उसमें एनबी खरे, नारायण भास्कर खरे का भी नाम आया था और संदेह के आधार पर इनको दिल्ली में नजरबंद करके रखा गया था। ये तमाम बातें ध्यान रखना। बात करते हैं बी एन खरे। बी एन खरे, इसमें कंफ्यूज होते हैं, एन बी खरे, बी एन खरे। तो बी एन खरे जिनका पूरा नाम है बाल गंगाधर नारायण, क्या नाम है, बी एन खरे, हाँ, बाल गंगाधर नारायण खरे, ऐसे कुछ इनका नाम। अच्छा, बीजी खरे होना चाहिए मेरे ख्याल से ये, ठीक ठीक ठीक, ये बीजी होना चाहिए मेरे ख्याल से, देखना पड़ेगा इसको, लेकिन इनका नाम जो है बाल गंगाधर खरे, बाल गंगाधर खरे, बीजी खरे या बी एन खरे, देख लूंगा मैं एक बार, बताऊंगा आप लोगों को, ठीक। लेकिन बी से शुरू होता है, बाल गंगाधर खरे, ये बंबई के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को भी। चलिए आगे देखते हैं। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं। चलिए, ये सीजीपीएससी से मैंने एक क्वेश्चन उठाया है। 2001 की तुलना में 2011 में छत्तीसगढ़ राज्य में जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई। ये जो 2014 में जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स हुआ था, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 2001 की तुलना में 2011 में छत्तीसगढ़ राज्य में जनसंख्या घनत्व में कितनी वृद्धि हुई। ठीक, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसके लिए आपको जो है ये डाटा याद रहना है और अभी भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2001 की बात करें तो लगभग 2.08 करोड़ उस समय जो है भारत की जनसंख्या थी, और 2011 में ये बढ़कर, भारत की नहीं, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या, ठीक, 2011 में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या हुई 2.55 करोड़। 2001 में 2.08 करोड़ छत्तीसगढ़ की जनसंख्या। जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो 2001 में था 154 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक, 154 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं 2011 में ये डाटा बढ़ करके जनसंख्या घनत्व 189 हो गया। ठीक, 189, 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 का। तो अब आप इसको माइनस कर लीजिए तो आपका आंसर मिल जाएगा, 35 जो है इसका उत्तर होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोंचा पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो भाई, गोंचा पर्व कब मनाया जाता है? गोंचा पर्व बस्तर अंचल का एक प्रमुख त्योहार है ना, और जो जगन्नाथपुरी में जो रथोत्सव होता है, तो उसी समय बस्तर क्षेत्र में गोंचा का पर्व मनाया जाता है। और ये रथोत्सव है, ये भी ध्यान रखना, रथ उत्सव। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कहाँ पर रथोत्सव मनाया जाता है, तो बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है गोंचा पर्व के अवसर पर, और दशहरा के समय भी रथोत्सव होता है। ठीक, तो गोंचा पर्व सबसे पहला चीज भाई बस्तर में मनाया जाता है। जगन्नाथपुरी में जो रथोत्सव होता है उसी का एक मिनी वर्जन, छोटा वर्जन बस्तर क्षेत्र में देखने को मिलता है। बस्तर क्षेत्र में कहाँ मनाया जाता है? क्या संपूर्ण बस्तर में मनाया जाता है गांव गांव में? तो नहीं, ये जो है बस्तर रियासत की जो भूतपूर्व राजधानी थी और वर्तमान जिला मुख्यालय, ठीक, जगदलपुर, वहां पर जो है इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट किया जाता है। और कुछ चुनिंदा स्थान है जहां पर कुछ सालों से, क्योंकि बस्तर का जो गोंचा है वो तो कई 400-500 साल पुराना है, ठीक, 400-500 साल पुराना है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कुछ गांवों में जहां पर कुछ मंदिर वंदिर स्थापित हुए हैं, तो वहां पर भी जो है इसका छोटा वर्जन देखने को मिलता है। छोटा सा रथ वथ बना करके वो परिक्रमा करते हैं, जिनमें से एक नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, चपका करके एक गांव है, वहां पर भी जो है गोंचा पर्व मनाया जाता है और गोंचा के समय मेले का भी आयोजन होता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा दशहरे के समय भी यहाँ पर जो है आयोजन होता है। ठीक, दशहरे के समय भी स्पेशल यहाँ पर जो है आयोजन होता है, रथोत्सव का कार्यक्रम दशहरा के टाइम पर भी, ध्यान रखना। ठीक, अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन के पर कि भाई कब मनाया जाता है? तो आषाढ़ मास में मनाया जाता है। और आषाढ़ मास में भी कब मनाया जाता है? तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया को ये पर्व मनाया जाता है। इसमें एक और चीज ध्यान रखेंगे, तुपकी। ठीक, तुपकी, तुपकी जो है एक प्रकार का देसी बस्तर या मशीन गन इसको हम लोग कह सकते हैं, या बस्तर या राइफल, जो कि बांस से बना हुआ होता है। और एक फल आता है, छोटा छोटा फल होता है, ठीक, चिरौंजी टाइप का, उसको जो इसमें भर के फायर करते हैं जिससे जोर का आवाज निकलता है। ठीक, चलिए इसको भी ध्यान रखेंगे, कभी पूछ सकता है तुपकी का संबंध किस पर्व से है। अगला देखिए, रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला? तो भाई रायपुर को नगर निगम का दर्जा मिला 1967 में। इससे पहले ये जो है नगर पालिका हुआ करता था।
अगला क्वेश्चन है लाखड़ी क्या है। ये आखिरी क्वेश्चन, अच्छा एक और क्वेश्चन है, ठीक। लाखड़ी क्या है, ये भी जो है सीजीपीएससी से मैंने क्वेश्चन उठाया है, 2014 में पूछा है सीजीपीएससी में। तो लाखड़ी क्या है भाई, तो हमारे छत्तीसगढ़ में एक प्रकार के दाल को लाखड़ी कहा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा तिवड़ा, तिवड़ा या इसको तिवरा भी बोल दिया जाता है, तिवड़ा, ठीक। तो तिवड़ा जो दाल होता है उसे ही लाखड़ी कहा जाता है, ठीक, तिवड़ा दाल। इसी को खेसारी भी बोला जाता है, खेसारी, वो भोजपुरी वाला खेसारी लाल नहीं, ठीक, खेसारी, खेसारी दाल या तिवड़ा दाल या लाखड़ी दाल, ठीक। ये बहुत ज़्यादा सस्ता होता है, अफोर्डेबल होता है, ठीक। इसके अलावा इसकी एक और ख़ास बात है कि जो लाखड़ी दाल है, तिवड़ा दाल है, खेसारी दाल है, ये जो है अरहर दाल के समान दिखता है। जो राहर दाल होता है ना, ठीक, जो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, मतलब दालों में थोड़ा सा महंगा होता है अरहर दाल, तो उसके समान ये दिखता है लाखड़ी दाल। तो कई बार क्या होता है, जो व्यापारी हैं वो अरहर की दाल में लाखड़ी दाल को मिला करके सेल आउट करते हैं, क्योंकि लाखड़ी सस्ता है, सस्ते में मिल जाता है, तो इसको मिला लेते हैं, वो पता भी नहीं चलता है, ठीक है। बाकी खाने में थोड़ा सा फर्क होगा, बाकी दिखने में वो वैसे ही दिखेगा। एक और चीज ध्यान रखेंगे, जो इसी का जो है ना भाजी भी होता है, ठीक, लाखड़ी भाजी, जिसको तिवड़ा भाजी भी कहा जाता है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, कुछ भी पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है, युवा गृह घोटुल के युति सदस्यों की प्रमुख होती है। युवा गृह घोटुल की युति सदस्यों की प्रमुख होती है। तो भाई घोटुल, सबसे पहले आप ये समझिए घोटुल क्या होता है। तो घोटुल जो है मुरिया जनजाति, बस्तर के जो मुरिया जनजाति हैं, उनका युवा गृह है। युवा गृह मतलब जैसे आज के समय में युवाओं का जो केंद्र होता है ना, वो क्या है, क्लब है, ठीक, क्लब व्लब हो गया, वो युवाओं का एक तरह का केंद्र हो गया, जहां पर जाकर के वो मस्ती वस्ती करते हैं, डांस वांस करेंगे, दारू वारू पियेंगे, ठीक। लेकिन उसी तरह जनजातियों में भी होता है युवाओं के लिए एक अलग सा एक स्थल, लेकिन वहां पर वो इस तरह के कृत्य नहीं करेंगे, वहां पर वो सीखेंगे। हाँ, ये जरूर है कि जनजातियों में जो मादक पेय पदार्थों का सेवन किया जाता है, जैसे सल्फी हो गया, लांदा हो गया, महुआ का रस हो गया, वैसे चीजों का भी सेवन होता होगा या होता रहा होगा, क्योंकि घोटुल प्रथा जो है लगभग लगभग विलुप्ति के कगार पर है, ठीक। तो मादक द्रव्यों का भी सेवन होता रहा होगा, लेकिन वहां पर ये लोग जो है ना अपने सामाजिक जो क्रियाकलाप है उनको सीखा करते थे। समाज कैसे इनका बंधा हुआ है, किस तरह से सामाजिक कार्य होते हैं, वो तमाम चीजों को वहां वो सीखते थे, ठीक। और आपस में एक दूसरे का सुख दुख बांटते थे, और आपस में जो इनकी संस्कृति क्या बोलना चाहिए, जो भी नृत्य गीत हैं उनको भी सीखते थे, उनको भी करते थे ये, ठीक। तो एक तरह से ये जो है संस्कृति का केंद्र था, या फिर सीधा सीधा हम बोले तो मुरिया जनजाति का स्कूल इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक। तो भाई यहाँ पर क्वेश्चन पर आते हैं कि भाई युति सदस्यों की प्रमुख होती है। ये जो घोटुल है ना, वहाँ पर लड़के लड़की दोनों जो है सदस्य होते हैं, और दोनों के अलग अलग टीम लीडर होते हैं, ठीक। और जो युति सदस्य होंगी उनको कहा जाएगा मोटियारिन, जो युति सदस्य होंगी, ठीक। वहीं जो युवक होंगे उनको कहा जाएगा चेलिक, जो युवक सदस्य होंगे ना उनको क्या कहा जाएगा, चेलिक। और लड़कियों को कहा जाएगा मोटियारिन। और जो लड़कों का जो हेड होगा, चेलिक का जो हेड होगा, वो कहलाएगा सीरेदार, ठीक, सीरेदार। वहीं मोटियारिन अर्थात लड़कियों की हेड होगी बेलोसा। तो आंसर होगा आपका बेलोसा, ठीक, ध्यान रखेंगे बेलोसा। केवरा की बात करें, बालीफूल की बात करें, तो यहाँ पर लड़कियों को लड़कियों को संबोधित करने का एक प्रेम सूचक शब्द के रूप में हम इसको देख सकते हैं, केवरा बालीफूल। आगे बढ़ते हैं, किस पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोकगीत में गंगा का नाम बार बार आता है। भाई बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है ना, कि किस पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोकगीत में गंगा का नाम बार बार आता है। मैं सीधे आंसर बता देता हूं, भोजली। भोजली जो कि रक्षाबंधन के ठीक दूसरे दिन मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, कौन सा पर्व रक्षाबंधन के ठीक अगले दिन मनाया जाता है, ठीक। और तिथि याद रखेंगे तो भादो कृष्ण पक्ष की प्रथमा, ठीक, भादो महीने का जो पहला दिन होता है ना, उस दिन इसको मनाया जाता है, या फिर इसको बोलेंगे भादो कृष्ण पक्ष प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है भोजली। और भोजली में क्या होता है, कोई भी जो अनाज है, स्पेशली धान गेहूं से भोजली तैयार किया जाता है, मतलब उनको जो है दोनों में बुआई की जाती है, और जब उनका अंकुरण हो जाता है, ठीक, तो वो फिर किसी को एज ए गिफ्ट भी दिया जाता है अपने मित्रों को, मित्रता का प्रतीक माना जाता है भोजली को, ये भी ध्यान रखना।
चलिए आगे बढ़ते हैं, शायद आखिरी क्वेश्चन था ये। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप लोग जो है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर जो भी यहाँ तक पहुँच गए हैं तो उनको थैंक यू, और जितना हो सके आप वीडियो को शेयर करिए ताकि भैया अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, अब जैसे मैंने आप लोगों को एक योजना बताया, मावा मोडल योजना, तो वहाँ पर उन बच्चों को फ्री में कोचिंग दिया जा रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ठीक, जो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से जो फ्रीली प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को आप शेयर करिए ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो पेड कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वैसे लोगों को जो है फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आप शेयर जरूर कर दिया करिएगा। आपके पास जो भी हो, चाहे आप व्हाट्सअप में शेयर करिए या फिर आप अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, जैसे भी हो सके आप वहाँ शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।